नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 13 मई 2021 और स्वागत है आप सभी का सभी पाठशाला में। तो 13 मई 2021 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चंस होंगे उसे हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने स्लाइड को, अपने सेशन को। जो फर्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा की की है ये। तो राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? हमारे देश के अंदर में दो सदन हैं संसद में, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा जो है वो निचला सदन है और राज्यसभा जो है जो उच्च सदन है। और इसके अंदर में आपको पता होगा कि इसमें 245 सीटें होती हैं राज्यसभा के अंदर में, जिसमें 233 जो होती हैं उनका चुनाव होता है। बाकी जो 12 होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो जो पहली बैठक हुई थी राज्यसभा की वो आज ही के दिन यानी 13 मई 1952 में हुई थी। तो ये है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड तरफ। ये कुछ डेटा दे रखे हैं राज्यसभा संबंधित। अगर हम देखें एक लंबा सफ़र जो है राज्यसभा का, और कई कई सारे जो राज्यसभा के जो इवेंट्स हुए हैं, एक लैंडमार्क इवेंट्स हुए हैं, इन सब का जिक्र किया गया है यहाँ पर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड तरफ। वर्तमान में ICMR के महानिदेशक कौन है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ये ICMR जो एक संस्थान है हमारे देश के अंदर में, उसके महानिदेशक कौन हैं? तो ICMR के महानिदेशक हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। डॉक्टर बलराम भार्गव जो हैं ICMR के महानिदेशक हैं। मैंने इस पॉइंट्स को इस वीडियो में इसलिए ऐड किया क्योंकि अभी रिसेंट में ये अपडेट आया था कि ICMR की जो रिपोर्ट थी उसने कहा कि जो सेकेंड वेव है उसके अंदर में जो संक्रमण दर है वो अधिकतर जो है किसमें, पुरुषों में, और वो जो युवा वर्ग है उसमें अधिक देखने को मिलेगा। और ये ICMR की रिपोर्ट थी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट तरफ। मतलब संक्रमण का जो फैलाव है वो युवा वर्ग जो है उसमें ज़्यादा प्रभावित करेगा, कोरोना संक्रमण दूसरे वेव के अंदर में। चलते हैं अब नेक्स्ट तरफ। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये BPSC का जो एग्ज़ाम होता है, BPSC एग्ज़ाम्स के अंदर में ये क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री से, एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन था ये। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में, जो मगध की राजधानी थी उस समय। चलते हैं अब नेक्स्ट साइड की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा बेड्स, ऑक्सीजन और अस्पतालों की जानकारी मैप के द्वारा दिए जा सकें, इसके लिए परीक्षण किया जा रहा है? तो एक कंपनी है, उसने एक अपने मैप के अंदर में जो कोविड के जितने भी केसेस बढ़ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए बेड्स कहाँ अवेलेबल्स हैं, ऑक्सीजन कहाँ अवेलेबल है, अस्पताल कहाँ पर है जहाँ पर वेंटिलेटर खाली मिलेगा, इन सभी जो जानकारी, इन सभी इन्फॉर्मेशन है आपको उस मैप के जो ऐप है उसके द्वारा मिल जाएगा। तो अभी रिसेंट में गूगल ने, जो गूगल मैप है उससे परीक्षण चल रहा है एक नया अपडेट आने के लिए मैप में, ताकि वो ऑक्सीजन, बेड्स और अस्पतालों की जानकारी दी जा सके लोगों को। तो ये गूगल की तरह था, कोविड के लिए एक न्यूज़ था जुड़ा कोविड से। गूगल मैप्स टेस्टिंग न्यू फीचर्स फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स एंड ऑक्सीजन्स। तो फ्रेंड्स, ये गूगल मैप के थ्रू ये टेस्टिंग की जा रही है अभी कि ऐसे फीचर्स को डेवलप करें कि ऑक्सीजन और बेड्स, हॉस्पिटल की इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। चलते हैं अब नेक्स्ट साइड तरफ। हाल ही में सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक में भारत के राजदूत के रूप में कौन कार्यरत हैं? मतलब अभी रिसेंट में एक कार्यरत किया गया, इनको नियुक्त किया गया है। तो रामकरण वर्मा, जो रामकरण वर्मा हैं उनको अफ्रीका रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक जो है वहाँ पर भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। जान लेते हैं उनके बारे में। रामकरण वर्मा अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो ये जो अगले जो एम्बेसडर होंगे इंडिया के अंदर में, उनके रूप में नियुक्त किया गया इनको। ये हैज़ बीन द करंटली एम्बेसडर ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और ये जो 1987 के जो बैच के IFS थे, ये एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी थे ये। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाल ही में कोरोना राहत कोष के लिए विश्वनाथ आनंद ने अपना सहयोग दिया, वे किस खेल से जुड़े हैं? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये कि विश्वनाथ आनंद जो है 5 टाइम जो है, विश्वनाथ आनंद जो 5 टाइम जो है वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं शतरंज में, चेस में। तो इन्होंने क्या किया, चेस
खेलने के दौरान इन्होंने क्या कहा, कुछ फीस रखेंगे ये, और कई सारे लेवल्स है उसके अंदर में। ग्रैंड मास्टर टू प्ले एग्जीबिशन मैच टू रेज कोविड-19 रिलीफ फंड्स, उसके अंदर में कुछ लागत है, और वही जो पैसा है वो कोविड से रिलेटेड जो जितने भी रिलीफ फंड है उसमें जाएगा। अभी रिसेंट में हमने डिस्कस किया था चेकमेट कोविड, जो एक पहल थी वो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा शुरू करी गई थी, तो उससे जुड़े थे विश्वनाथ आनंद भी, तो इसलिए उन्होंने अपना योगदान देना भी शुरू किया है। तो चेस के प्लेयर हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ प्रवासन एवं आवाजाही साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है? मतलब प्रवासन मतलब वहाँ जाकर बस जाना और आवाजाही वहाँ से आने जाने की जो व्यवस्था है उस पर लेकर के MOU साइन हुआ है इंडिया और किस कंट्री में, ब्रिटेन में। तो जो ब्रिटेन की जो गृह मंत्री हैं प्रीति पटेल, जो इंग्लैंड के गृह मंत्री हैं, उनके और जो हमारे जो देश के जो जयशंकर जो हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं हमारे, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने भी एक MOU साइन किया है। तो उसमें देखा गया माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो समझौता हुआ है इनके बीच में, भारत और ब्रिटेन के मध्य में। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। किस देश के द्वारा बांग्लादेश को क्वाड समूह से जुड़ने पर चेतावनी दी गई? जो क्वाड एक समूह है और उसको जो बांग्लादेश है उसको एक चेतावनी दी गई चीन के द्वारा। अभी क्वाड के अंदर में कौन कौन से देश शामिल हैं? एक हमारा देश भारत है, और ऑस्ट्रिया, जापान, अमेरिका, ये जो क्वाड के कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो अभी चेतावनी आई थी चीन की तरफ से, आप देख सकते हैं साइड पे, चीन हैज़ द वार्नेड बांग्लादेश अगेंस्ट ज्वाइनिंग द US लेड क्वाड अलायंस। तो कहीं ना कहीं एक जो अपने वर्चस्व को लेकर के जो फैलाव है चीन का वो देखा जा सकता है यहाँ पर। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोरोना के वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने का फैसला लिया गया है? मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोरोना के वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने का फैसला लिया है? तो अभी कर्नाटका ने, पंजाब और मणिपुर नहीं है, कर्नाटका ने और दिल्ली ने, मगर दिल्ली राज्य नहीं है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो अभी रिसेंट अपडेट ये आया था कि दिल्ली, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना गो फॉर ग्लोबल टेंडर। ग्लोबल टेंडर क्या होता है कि जो कोविड वैक्सीन हैं वो हमारे देश के अंदर में उतना उत्पादित नहीं हो पा रही है कि इन राज्यों को वो परिपूर्ण हो सके। तो इन्होंने क्या करेंगे, ये बाहरी देशों से वैक्सीन को अपने स्टेट्स में लेके आएंगे ताकि अपने नागरिकों की जो है सुरक्षा की जा सके। तो ये अभी रिसेंट में हमने देखा था कि जो यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने ग्लोबल टेंडर जारी किया था। तो अभी कर्नाटका, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है वो ग्लोबल टेंडर की बात कर रहे हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। VCIP क्या है? VCIP क्या है? तो एक अभी RBI के द्वारा जो बैंक में हम KYC कराते हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे जो एक कस्टमर का एक वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, पूरा हमारी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वो KYC के थ्रू। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया कि और सेफ्टी के लिए और भी सिक्योरिटी के लिए VCIP व्यवस्था शुरू करी है। तो एक पहचान की प्रक्रिया है, ये है वीडियो कस्टमर, और आप देखेंगे इसमें वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, एक प्रक्रिया है ये, जो पहचान करने की प्रक्रिया है ये। तो ये RBI के द्वारा जो KYC के अलग हटा दिया जाए उसको KYC के द्वारा स्थान पर, ये इन्होंने VCIP शुरुआत करने की बात करी है RBI के द्वारा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाल ही में अनिल भल्ला जी का निधन हो गया, वो कौन थे? तो एक दुखद समाचार ये भी है आज का कि जो अभी रिसेंट में अनिल भल्ला जी का निधन हो गया था, वो भारतीय वायुसेना के अधिकारी, मतलब एक जो ऑफिसर थे, इंडियन एयर फोर्स का ऑफिसर थे। 1971 में वॉर हुआ था, इंडिया पाकिस्तान के मध्य वॉर हुआ था, उसमें जो था वो थे वेटरेंट स्क्वाड्रन लीडर्स के रूप में अनिल भल्ला को जाना जाता है, और इनकी डेथ हो गई है। तो 1971 वॉर के वेटरेंट स्क्वाड्रन लीडर के रूप में जाने गए थे अनिल भल्ला। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड तरफ। वर्तमान में बेंजामिन, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, वर्तमान में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री हैं? बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो इजराइल के हैं, और मैंने इस पोर्शन को इसलिए ऐड किया क्योंकि बहुत से इजराइल के अंदर में
जो ये विरोधाभास हो रहा है उसको देखते हुए थोड़ा हम इस पर नज़र दौड़ाएंगे कि जो मानव हानि हो रही है इसराइल के क्षेत्र में वो कहीं ना क्या है जो एक अमानवीय घटना को दर्शाती है। तो क्या है देखते हैं। अभी रिसेंट में जो इसराइल के पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी। जो हालत है इसराइल की वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, जो मिसाइलें दागी जा रही हैं, तो उसके कारण जो है इमरजेंसी स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू कर दिया गया है वहाँ के पीएम द्वारा। तो आगे स्लाइड देखते हैं। हाँ, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है जो अभी बहुत न्यूज़ में चल रहा था, आयरन डोम सिस्टम। ये क्या है, जो अभी जो हमले हो रहे हैं इसराइल के ऊपर मिसाइल्स से, तो उस मिसाइल्स को नाकाम करने के लिए ये एंटी मिसाइल सिस्टम है ये। और ये क्या है, सी रैम एंड द शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है ये क्या कर रहा है कि टारगेट कर रहा है मिसाइल्स को और उसके गंतव्य स्थान तक पहुँचने ही उससे पहले ही उसको समाप्त कर दे रहा है। तो बहुत ही अभी चर्चे में है ये आयरन ड्रोन सिस्टम। इस सर्विस में 2011 से है और जो इसराइल के द्वारा ही मतलब इसको यूज़ किया जाता है और प्लेस ऑफ ऑरिजिन और ऑफकोर्स इसराइल में ही है। तो चलते हैं कुछ देख लेते हैं तस्वीरें क्या है। वीडियोस और ये वीडियो जो उन्होंने अभी अपलोड करी गई थी इंटरनेट पर। आयरन डोम इंटरक्रप्टेड द फिलिंग द स्काई एज मोर देन 100 रॉकेट्स रेन डाउन ऑन इसराइल। जो गाज़ी पट्टी से जो रॉकेट दागी जा रही है इसराइल के क्षेत्रों शहरों पे, तो उस रॉकेट्स को डिस्फ्यूज मतलब ख़त्म करने में आयरन डोम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये थोड़ा चर्चे में है। आगे चलते हैं अपने लेफ्ट साइड की तरफ। हाल ही में चर्चित ई संजीवनी, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चित ई संजीवनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ई संजीवनी जो है स्वच्छता से संबंधित पहल है? नहीं। बिहार सरकार की योजना है? नहीं। ऑक्सीजन प्राप्ति हेतु एवं कोई योजना ये पहल है? नहीं। उपरोक्त से कोई नहीं। तो ये जो हम देखते हैं ई संजीवनी जो है वो क्या है कि अभी जो डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, हमारा रक्षा मंत्रालय है, उसके द्वारा जो है ये एक शुरुआत करी गई है कि जितने भी जो एक्स डिफेंस डॉक्टर्स थे, ठीक है, वो कोविड के मामले के अंदर में क्या करेंगे, ऑनलाइन कंसल्टेशन करेंगे इस संजीवनी के द्वारा। तो एक्स डिफेंस डॉक्टर विल नाउ प्रोवाइड ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑन ई संजीवनी ओपीडी टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड द मिनिस्ट्री डिफेंस सेड ऑन फ्राइडे। ये फ्राइडे को इन्होंने घोषणा करी थी। तो ये है ई संजीवनी। चलते हैं अपने नेक्स्ट साइड की तरफ। हाँ, आज का इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है IUCN है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जो पर्यावरण है उसको सुरक्षित रखने के लिए ये संस्था काम करती है, IUCN। तो क्या है IUCN? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसका स्टैब्लिश कब हुआ था? ये 1948 में हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था इसका। और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? नेचर कंजर्वेशन इसका जो है कि प्राकृतिक को सुरक्षित रख सके, इसका ऑब्जेक्टिव है। हेडक्वार्टर्स ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर में ही है। और ये एक महत्वपूर्ण काम क्या करती है, रेड डाटा लिस्ट निकालती है ये IUCN, मतलब जिसके अंदर में जो प्रजातियाँ हैं विश्व के अंदर में, प्राकृतिक प्रजातियाँ हैं, उनके जो कौन सी कैटेगरी के अंदर में वनरेबल हैं या फिर इंडेंजर्स कैटेगरी के अंदर में है, इन सभी को लिस्टेड करती है IUCN। इनके IUCN का एक रिपोर्ट निकाली जाती है। इस रिपोर्ट नाम क्या है? नेचर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ये इस बार का रिपोर्ट था इनका। और कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन, तो 2021 का जो रिपोर्ट था IUCN का वो यही था, नेचर इज़ अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। नहीं सॉरी, वर्ल्ड लिखा है ना, वर्ल्ड यहाँ पर WORLD, वर्ल्ड, विश्व। चलते हैं अपने नेक्स्ट तरफ। आज के कुछ विशेष देखेंगे। प्रथम में क्या है, देश में होगा बैटरी स्टोरेज का उत्पादन, दौड़ेंगे इलेक्ट्रिक वाहन और नहीं होगी ईंधन की जरूरत। ये प्रकाश जावड़ेकर जो हैं केंद्रीय मंत्री हैं, इनको द्वारा एक कथन कहा गया है। अभी हमारी गवर्नमेंट जो है नवीकरण जो ऊर्जा है उसकी तरफ अग्रसर है, मतलब कि जो ऐसी ऊर्जा जो है परंपरागत ना हो गई, क्या अपरंपरागत जो ऊर्जा संसाधन है उसको लेकर जो काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है गवर्नमेंट। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए बैटरी स्टोरेज का व्यवस्था करने की बात की जा रही है यहाँ पर। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग के लिए गए अहम फैसले के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्टोरेज उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए 18,100 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इससे 50,000 मेगावाट का उत्पादन भारत में बढ़ने का अनुमान है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई और अब तक बाहर से आयात किए जाने वाले बैटरी स्टोरेज का उत्पादन देश के लिए किए जाने के संबंध में फैसला लिया गया। तो एक अच्छी शुरुआत है हमारी सरकार द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कोरोना वैक्सीन फॉर चाइल्ड, ये भी और अच्छा है कि अभी फिजर कंपनी ने फिर कुछ अमेरिकन कंपनी ने भी अपने कंट्रीज़ के अंदर में वैक्सीन जो है बच्चों के लिए शुरू कर दी। तो अभी जब इंडिया के अंदर में जो है ट्रायल शुरू होगा 2 से 18 आयु वर्ष के भारत के बायोटेक शुरू करेगी क्रॉनिकल ट्रायल। इसके लिए मंजूरी मिल गई है भारत बायोटेक के। आगे क्या रखा है, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब कोरोना वायरस की तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में बचाव पर अधिक खतरा हो सकता है, बच्चों पर अधिक खतरा हो सकता है। ऐसे में भारत बायोटेक कंपनी ने अपनी कोरोना रोधी वैक्सीन कोवैक्सीन को 2 साल से 18 साल के बच्चों पर जल्द ही दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने वाली है। इस संबंध में सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति ने मंगलवार को ट्रायल शुरू करने के लिए अपनी संतुष्टि दे दी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। विशेष 3 देखेंगे, नासा बेनून मिशन जल्द खुलेंगे ब्रह्मांड के राज, 5 साल अंतरिक्ष में बिताने के बाद लौट रहा है। ये ऑरिस रेक्स जो है स्पेसक्राफ्ट है, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था नासा द्वारा ही, और इसको भेजा गया था एक एस्ट्रॉयड है उसकी जानकारी पता करने के लिए। और जो वो एस्ट्रॉयड है उससे हम पता कर सकते हैं कि जो पृथ्वी की बनावट है वो कब तक की कितनी पुरानी है, और कई सारे ऐसे जो अनसुलझे सवाल हमारे पास हैं उन सवालों को सुलझा सकते हैं। तो ये बेनून जो मिशन था जो था वो अब आने वाला है। तो अमेरिका अभी इनका मानना है कि 2 साल की टाइम लगेगा इसको आने में भी। फिर भी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का अंतरिक्ष यान ऑरिसिस रेक्स एक एस्ट्रॉयड से सैंपल एकत्रित कर धरती की ओर लौट रहा है। अंतरिक्ष यान ने धरती पर लौटने की अपनी 2 साल की यात्रा सोमवार को शुरू की है। ये यान 2018 में एस्ट्रॉयड पर पहुंचा था जो धरती पर से 200 मिलियन मतलब 320 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऑरिसिस रेक्स ने अपने इसकी सतह से सैंपल एकत्रित करने से पहले इसके आसपास चक्कर लगाए थे, फिर इस सैंपल एकत्रित किए और अब वापस धरती पर आ रहा है। तो ये एक उपलब्धि होगी हमारे पूरे विश्व के लिए कि हम अलग अलग एस्ट्रॉयड से अलग अलग क्षेत्रांश जो है उनसे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो ज्ञान में ज़्यादा बढ़ोतरी कर सकता है। सौर के बारे में, सौर मंडल के बारे में हमारी जितनी समझ है उस समझ थोड़ी बढ़ोतरी होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ, जयशंकर ने कुवैत सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से बात की, और जयशंकर जो हैं जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, तो उन्होंने एक जो सहायता मिल रही थी भारत को कोविड-19 के अंदर में, तो वो पे अपना आभार जताया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने बुधवार को सऊदी अरब और कुवैत के अपने समकक्षों से बात की जो कि कोरोना वायरस महामारी पर केंद्रित रही। हाँ, सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद से बातचीत के बाद जयशंकर ने कहा कि इस मुश्किल समय में भारत सऊदी सहयोग अपना योगदान दे रहा है। जयशंकर ने ट्वीट कर भारत के साथ एकजुटता जताने के लिए गए फ़ोन कॉल को लेकर सऊदी अरब के विदेश मंत्री का आभार जताया। कुवैत के विदेश मंत्री अहमद नासिर मोहम्मद अल सबा के साथ हुई बातचीत का हवाला देते हुए जयशंकर ने कहा कि उन्होंने भारत में ऑक्सीजन की सहज आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कुवैत का आभार जताया। तो कहीं न कहीं जो है अभी जो खाड़ी क्षेत्र है, खाड़ी देश जो है उनसे हमारा संबंध धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, और वो उनका सहयोगी पक्ष जो है हमारे भारत में कोविड-19 के जो खतरे को समाप्त करने में अपना योगदान दे रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक और खबर निकल के आती है जो भी रोड्स हो रहे हैं इजराइल के अंदर में, उससे भारत में इजराइल गाज़ा हिंसा के तत्काल कमी लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इजराइल और फ़लस्तीन चरमपंथियों के बढ़ते तनाव के बीच भारत ने सभी हिंसक गतिविधियों खासकर गाज़ा में किए गए रॉकेट हमलों की निंदा की है। साथ ही हिंसा में तत्काल कमी लाने की जरूरत पर बल दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने बुधवार को ट्वीट किया कि पूर्वी यरूशलेम में इस तनाव के मुद्दे पर हुई संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद की बैठक में उन्होंने कहा भारत सभी तरह की हिंसक गतिविधियों खासकर गाज़ा के किए गए रॉकेट हमले की निंदा करता है। त्रिमूर्ति ने इजराइल में एक भारतीय नागरिक की मौत पर शोक जताया और जोर दिया कि हिंसा में तत्काल कमी लाना समय की ज़रूरत है
और दोनों पक्षों को ज़मीन पर यथास्थिति में बदलाव से बचाना चाहिए। अधिकारियों के मुताबिक गाजा में फ़िलिस्तीन चरमपंथियों की ओर से किए गए रॉकेट हमले में इसराइल में 30 वर्षीय भारतीय महिला सौम्या संतोष की मौत हो गई है। तो एक जो विवाद फैला हुआ है, अभी जो संघर्ष चल रहा है इसराइल में, कहीं ना कहीं ये अमानवीय है और इसके ऊपर जल्द से जल्द अगर काबू पा लिया जाए तो सभी के लिए सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे आप लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि जो और लोग इस इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ हो सकें तो शेयर करें, और ऐसे न्यू अपडेट्स के लिए जुड़े रहने मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।